दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। आज 20वीं शताब्दी को समाप्त हुए 25 साल हो गए और 20वीं शताब्दी की चर्चा करते हुए जो हमारे देश के महान जननायक थे, उसमें से अंतिम जननायक जिसने हमारे बीच में और मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के बीच जिन्होंने सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना का आगाज किया, यानी कहने का मतलब, यदि बाबा साहब ने दलितों को मनोबल प्राप्त करने का आह्वान किया, तो वहीं इस देश का अंतिम महानायक मान्यवर कांशीराम साहब ने समाज को मनोबल प्राप्त करने के लिए मजबूर किया और इसी समाज को अपना निस्वार्थ भाव से अपना परिवार माना। यह महानायक 20वीं शताब्दी का अंतिम, हालांकि वे हमारे बीच में 21वीं शताब्दी के 2006 तक रहे, जिसमें उनका लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा अस्वस्थता में गुजर गया। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ साथ जो इस समाज में दबे कुचले थे, गरीब थे, उनका साफ मानना था कि जिस वजह से इस देश में गुलामी के साथ साथ हर तरह की समाज को बंधक बनाने, निर्धन बनाने, अशिक्षित बनाने और तमाम तरह की जातियों में विभक्त करने के साथ साथ बिल्कुल सारी व्यवस्था अतारतम्य की स्थिति में रही, उसको ध्वस्त करने वाली व्यवस्था, यानी मनुवादी व्यवस्था या मनुवाद या ब्राह्मणवाद का मैं विरोधी हूँ, ब्राह्मण का विरोधी नहीं। इन सारी चीज़ों के साथ जिन्होंने एक नया कदम बाबा साहब के बाद बढ़ाया, वह था सत्ता में काबिज होने का एक अस्थाई व्यवस्था। आइए मैं कुछ उनके विषय में पहले कुछ ये बता दूं कि मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब में रोपड़ जिला के खवासपुर गांव में हुआ और वो भी दलित सिख समुदाय के रमदसिया परिवार में। उनकी माता का नाम भीषण सिंह और पिताजी का नाम हरि सिंह। उनकी शिक्षा जो थी वह स्नातक थी, जो रोपड़ राजकीय कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से।
उन्होंने बाद में नौकरी भी की, चूँकि जिस समय शिक्षा प्राप्त वो कर रहे थे उस समय अनुसूचित समाज में, दलित समाज में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। जो भी कुछ पढ़ लिख लेता उसको नौकरी कुछ आसानी से मिल जाया करती थी। इस तरह उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में उनको नौकरी मिल गई। उन्होंने बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इसी के साथ एक बात जो घटना घटी सर्विस के समय, नौकरी के समय वहाँ अंबेडकर जयंती मनाने का प्रोग्राम अन्य लोगों के साथ आया। अन्य दलितों ने कोशिश किया कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाए। यह घटना 60 के दशक में हुई। तब तक बाबा साहब के विषय में मान्यवर कांशीराम जी को बहुत ही कम जानकारी थी, लेकिन वहाँ के दलित वर्ग के लोग जब कोशिश किए कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, तो वहाँ का जो रिसर्च सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन था, जो हेड था, उसने छुट्टी नहीं दिया। इससे वहाँ जो दलित समाज से जुड़े हुए और बाबा साहब को जानने वाले लोग थे वो उत्तेजित हो उठे। मान्यवर जी को ये लगा कि आखिर बात क्या है, बाबा साहब में क्या ऐसी खासियत है कि हमारे अपने वर्ग के लोग, दलित समुदाय के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, कुछ अन्य लोग इतना उत्तेजित हैं। फिलहाल अंबेडकर जयंती मनाई गई और मान्यवर जी को ये ध्यान आया कि कोई तो खासियत है बाबा साहब में। उन्होंने उसकी बहुत सारी पुस्तकें मंगाई और अध्ययन किया, लोगों से संपर्क किया और इस विषय में गहराई से जाना। उसके बाद उन्होंने अध्ययन करने लगे। आइए कुछ और बात बताऊं। उन्होंने इस चीज को देखते हुए सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बन गए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बाबा साहब ने स्थापित किया था। लेकिन जब रिपब्लिकन पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से हुआ, जिसमें कोई तालमेल सही ढंग से नहीं था, उससे वे नाराज हुए और रिपब्लिकन पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और समाज कार्य में आ गए। शादी के लिए यह कहकर उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरा पूरा दलित समुदाय ही मेरा परिवार है, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, समाज सेवा। इसके साथ ही वे पूरी तरीके से उतर गए और 1964 में 6 दिसंबर 1964 में उन्होंने वाम सेब का गठन किया और फिर 6 दिसंबर 1978 को विधिवत वाम सेब का गठन किया गया। और वे 1970 से ही बाबा साहब के तमाम संघर्षों को पढ़ते हुए, किताबों को पढ़ने के बाद जो उनमें राजनीतिक सामाजिक चेतना जगी, उससे वे पूरे भारत के दलितों को एक करने में जुट गए और 1970 से लगभग साइकिल यात्रा, पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके उन्होंने दलितों को बात समझाई। इसी तरह उन्होंने DS4 का गठन 6 दिसंबर 1981 को किया, जिसका पूरा नाम दलित शोषित समाज संघर्ष समिति रहा, जिसको DS4 कहा जाता है। इसी के जरिए उन्होंने पूरे देश में, DS4 के जरिए ही वे पूरे देश में साइकिल यात्रा भी की।
और 14 अप्रैल 1984 यानी बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने बीएसपी का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और वे पहली बार इटावा से चुनाव लड़ करके संसद में पहुंचे। इसी के साथ वे 9 अक्टूबर 2006 को लंबी बीमारी के कारण हमसे विदा ले ली। तो ये उनका एक कार्य था, एक उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें थी। लेकिन हम ये कैसे कहते हैं कि बाबा साहब के बाद 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशक में यह महानायक हमारे लिए कैसे आया। आप जानते हैं कि दलित समाज की परिस्थितियां क्या होती। वह पहले लाभ चाहता है, फिर आपको साथ देता है। अगर लाभ उसको नहीं मिला तो वह आपका साथ नहीं दे। उसके पीछे बहुत से कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि जो जातियां जन्म से अभावों में जीते आई और लालच देकर उनसे काम लिया जाता रहा है, डर का माहौल पैदा किया जाता रहा, शिक्षा से दूर किया जाता रहा है, तो आखिर वो भविष्य अपना कैसे गढ़ेगा। आज़ादी के बाद, हालांकि आज़ादी के पहले भी दलित समाज के तमाम लोग आज़ादी के संघर्षों में रहे, सत्ता में भी पहुंचे, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद इतना बड़ा कार्य नहीं कर सके जिससे पूरा दलित समाज भारत का जागरूक हो सके, शोषित समाज जागरूक हो सके। उससे कहीं ज़्यादा कम्युनिस्टों ने घुसा समाज में, जिसका लाभ उसको बहुत दिन तक मिलते रहा, और दलित समाज, पिछड़े समाज के लोग भी उससे जुड़े रहे, जहाँ की फॉरवर्ड लोग भी काफ़ी थे उसमें। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ बहुत सारे काम हुए हैं, जो एक अलग का विषय है। लेकिन दलित समाज से जुड़े हुए लोग, जो सत्ता से जुड़े हुए थे, जो राजनीति में थे, वो उतना काम नहीं कर पाए जितना अकेले बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब के बाद इस देश में शिक्षा के बावजूद, राजनीतिक चेतना के बावजूद, आर्थिक व्यवस्था सुधरने के बावजूद और तमाम बंधनों से मुक्ति मिलने के बावजूद और सीटों का, राजनीति में सीटों का आरक्षण के बावजूद हमारे दलित समाज के लोग उतना काम नहीं कर पाए, जिससे करीब 50 गुना ज़्यादा मान्यवर कांशीराम जी अकेले कार्य किए। इसलिए वे हमारे महानायक हैं। आइए कुछ उनकी बातें मैं कह करके तब आगे बात अपना कहता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी के पास जब लोग एकत्रित होते थे तो पहला काम करते थे कि अगर आप नौकरी के लालच से मेरे पास आए हो तो कृपया मत आइए। अगर आप जमीन के लालच से मेरे पास आए हो तो भी मत आइए। यदि आप घर के लालच से आए हो तो भी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यदि आप सत्ता में बैठ करके सारे सुख लेना चाहते और सत्ता क्यों नहीं आपके पास है, इसके कारण को अगर आप जानना चाहते तो मेरे पास बैठो और वो चीज दूंगा जहां आप हुक्मरान बन करके रहे। तो आइए कुछ बात मैं उनकी बता रहा हूं बाबा साहब की। वे कहते थे कि अगर तुम बहुजन समाज के लिए संघर्ष न कर पाओ तो विचलित न हो।
बस एक काम करना, बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ लेना, और अगर उसे पढ़कर तुम्हारी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि तुम भी संघर्ष कर सकते हो, वरना वह किताब वहीं पढ़कर फेंक देना। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा है, आपको इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करनी है। सम्राट अशोक के विषय में आप जरूर जानते हैं, उनका समय समाज क्या था जिससे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, और वे अशोक महान कहे जाते हैं। आइए तीसरा पॉइंट, इस पर कभी बात और फिर होगी, कि जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो वह क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं कर सकती वो कभी शासक नहीं बन सकती। जो शासक नहीं होती उसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं होती, और वो न्याय भी प्राप्त नहीं कर पाता। आगे कहते हैं वे कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। इसी तरह वे आगे कहते हैं कि अगर ना बिकने वाला नेता चाहते हो तो ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते, वह तुम्हारा वोट लेकर संसद में तुम्हारे हक के लिए क्या खाक लड़ेंगे? वे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं राज कर सकूंगा या नहीं, लेकिन मैं अपने समाज में ऐसी सोच जरूर पैदा कर जाऊंगा कि एक कचरा बीनने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाला सभी राजपाट हथियाने की बात जरूर सोचने लग जाएगा। इसी तरह उनकी बहुत सारी बातें हैं। माननीय कांशीराम जी विदेशों में भी गए। ऐसा नहीं कि दलित समाज सिर्फ हमारे भारत में ही है, दलित समाज पूरी दुनिया में है जहां वो प्रदलित है। यह कहना फिजूल है कि दलित समाज सिर्फ भारत में। हाँ, ये अलग चीज है कि दलित समाज को यहाँ सबसे ज्यादा दुर्दिन देखने पड़े। बहुत साम्राज्य की बात, यह दलित समाज आज 2000 से अधिक सालों तक से दबा कुचला है। अभी भले जागरूकता है, लेकिन दलित समाज की वो स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। इस स्थिति के देखते हुए बाबा साहब ने न मात्र यात्रा किया, बल्कि समाज को जागरूक करने के लिए तमाम काम भी किए, जिसमें वे जानते थे, बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा था कि कई पत्रिकाओं के वे संपादक रहे। उसी तरह मान्यवर कांशीराम जी ने जगह जगह से भारत में कई पत्रिकाओं का संचालन हिंदी, अंग्रेजी, मराठा और बंगला में किया। आइए देखते हैं वे कौन कौन सी पत्रिकाएं और साहित्यिक कार्य किए। वे अनटचेबल इंडिया के नाम से, जो इंग्लिश में थी, वो मैगजीन निकाले। दूसरा, बाम से बुलेटिन भी अंग्रेजी में निकाले। तीसरा, अप्रेस्ट इंडिया भी अंग्रेजी में निकला। चौथा, बहुजन संगठक हिंदी में आया, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। पांचवा, बहुजन नायक मराठी और बंगला दोनों में प्रकाशित हुआ। छठवां, श्रमिक साहित्य, जो श्रम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उन लोगों के लिए श्रमिक साहित्य आया। सातवां, जो दोनों में से नहीं थे, शोषित समाज, ये मात्र दलित नहीं, इसमें पिछड़े भी हैं, तमाम लोग हैं, उन शोषितों के लिए भी शोषित साहित्य के नाम से
बुलेटिन आई सामने। 8वां, दलित आर्थिक उत्थान कैसे हो, इस पर उनका कार्य हुआ। 9वां, इकोनॉमिक अपसर्ज अंग्रेजी में प्रकाशित होकर आया। 10वां, बहुजन टाइम्स दैनिक पेपर भी आया। 11वां, बहुजन एकता नाम से भी पेपर आया। तो इस तरह इनका जो था, मैं पत्रिकाओं के माध्यम से, बुलेटिन के माध्यम से, छोटे छोटे बुकलेट के माध्यम से तमाम सारी चीज़ें देश भर में फैली, तेजी से फैली और लोग जागरूक हुए। इसी के साथ बाबा साहब के तमाम और भी कार्य हुए, जिसमें उन्होंने पहली पुस्तक खुद भी लिखी, चमचा जो लगभग प्रकाशित हुई 1982 में। और इस तरह तमाम उनके वक्तव्य हैं। और मान्यवर कांसीराम जी पर कई लेखकों ने पुस्तक लिखा है, जिसमें मान्यवर कांसीराम बहुजन समाज के प्रणेता, ये प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति जी की पुस्तक भी है, इसको पढ़ना चाहिए। मान्यवर कांसीराम बहुजन समाज के प्रणेता, बहुत अच्छी किताब है। और एक किताब और है, दलित राजनीतिक दलित राजनीति और नेता, एस गौतम साहब की है। यह पुस्तक भी अच्छी है। बहुजन नायक के नाम से भी एक किताब आई है, और इस तरह कई दर्जनों पुस्तक हैं। तो मान्यवर कांसीराम जी को जानने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब तक आप उनके विषय में ठीक ढंग से नहीं जानते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में आया हूं 96 के बाद, और विधानसभा कराकत का भी लगभग 5-6 साल तक उस समय अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। उस समय एज ए अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया है। और बहुजन समाज पार्टी जो पहली बार चुनाव यहाँ से लड़ी, मात्र 15,000 वोट मिले थे, और हमने पूरे विधानसभा में चल करके कार्य किया, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत चुनाव में 45-46,000 हो गया। आइए, इसके साथ ही उसी समय मान्यवर कांसीराम जी का कई कार्यक्रम हुआ। वे किराकत में भी आए थे, नॉर्मल स्कूल के मैदान में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी, और भी कार्यक्रम हुए हैं जौनपुर में भी, तो उन कार्यक्रमों में मान्यवर कांसीराम जी पूरा कैडर बोलते थे। यह नहीं कि सिर्फ ताली बजाने के लिए कुछ करते थे। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय हमारे पूरे भारत में लगभग 99 करोड़ मतदाता थे। वे कहे कि सब मिलाकर के जिस पार्टी को 30% वोट मिलता है, उनका कहना था कि सब लगभग वोट भी 30 से 40% ही उस समय पड़ा करते थे, 50% नहीं हो पाता था। तो उनका कहना था कि 33 लाख वोट ही पड़ता है, और 33 लाख में 1/3 जो 30, 32, 35, 36% वोट पा जाता है, वो पार्टी रूलिंग होती है। यानी 11 लाख वोट जिस पार्टी को मिल जाए 99 लाख में, वो शासन कर सकती है, करती है। इस तरह का वो कैडर बोलते थे, और उनकी सारी बातें समाज को बिल्कुल, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या कार्यकर्ता हो या नेता हो, सबको पल्ले पड़ती थी। तो मेरे कहने का मतलब कि इस सदी का अंतिम नायक, 20वीं सदी का अंतिम नायक मान्यवर कांसीराम जी का जो योगदान इस देश के 85% के लिए है, और सवर्ण वर्ग के गरीब वर्गों के लिए हुआ, वह उसकी पूर्ति के लिए अभी तक कोई दूसरा नायक सामने नहीं आया है। इंतजार है कि वह नायक दलित समाज से होगा या सामान्य समाज से, इसका इंतजार रहेगा। इसी के साथ मान्यवर कांसीराम जी को
अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए बातें ही समाप्त करते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि मान्यवर कांसी राम जी को जरूर पढ़ना चाहिए। राजनीति अपने ढंग से आपको तय करनी पड़ेगी, तय कीजिए और आगे बढ़िए और एक अच्छे समाज सुधारक, सामाजिक नेता बनने की कोशिश कीजिए। यही हमारा समाज से आग्रह है। इसी के साथ मैं अपनी बातें स्थगित करता हूँ। आपका मित्र शंकर।